रामपुर नाम के एक गांव में एक गरीब गाजर बेचने वाला रघु रहता था। वह अपनी बेटी पूनम के साथ रहता था, जो बहुत ज्यादा बीमार रहा करती थी। रघु के पास एक छोटा सा खेत था, जहां वह गाजर उगाया करता था। रघु रोज अपनी टोकरी में गाजर रखकर पूरे गांव में घूम घूम कर बेचता था। गाजर ले लो गाजर, ताजा ताजा गाजर। हे भगवान, आज एक भी गाजर नहीं बिकी। पूनम के लिए दवाइयां भी लेनी है। अगर उसे दवा नहीं मिली तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। रघु, क्या हुआ बेटा? इतने उदास क्यों हो? आज भी कोई गाजर नहीं बिकी क्या? मैं तो कहता हूं ये धंधा छोड़कर सेठ भूषण के पास काम पर लग जाओ। वह तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दे देगा। या फिर तुम अपने खेत में कोई और सब्जी उगा लो। नहीं काका, मेरा इससे गुजारा हो जाता है। सेठ भूषण के पास अगर कभी जरूरत हुई तो मैं जरूर काम करूंगा। रही कोई और सब्जी उगाने की बात तो काका, मेरा छोटा सा खेत है, उसमें एक ही सब्जी लग सकती है और मुझे गाजर उगाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं गाजर उगा लेता हूं। हाँ बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, पर क्या करें, तुम्हारी किस्मत खराब है। तुम्हारी बीवी की मृत्यु न होती तो आज तुम्हारा परिवार भी अच्छे से जीता। हाँ काका, वो तो है, पर क्या करूं? पूनम की तबीयत और बिगड़ती जा रही है और न ही मेरी गाजरें बिक रही है कि उसके लिए दवाइयां ला सकूं। तो सोच में पड़ गया हूं कि क्या करूं। अगर दवाइयां लेकर नहीं गया तो उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाएगी। ठीक है बेटा, अभी तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ, तुम जाओ, तुम्हारी गाजरें बिक जाएंगी। गाजर ले लो गाजर, ताजी ताजी गाजर। रघु आवाज लगाता हुआ जा रहा था कि सामने एक औरत खड़ी थी। उसने रघु से कहा, रघु भाई, इतना समय लगा दिया, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मेरा बेटा रो रहा है, मामा गाजर का हलवा बनाकर दो। मुझे 100 की गाजरें दे दो ताकि मैं अपने बेटे को गाजर का हलवा बनाकर दे सकूं। लो बहन, अभी दे देता हूँ। रघु ने उसे गाजरें दे दी और आगे बढ़ा। ऐसे ही रघु घर घर जाकर गाजरें बेचता और अपने घर का गुजारा करता। गाजरें तो काफी बिक गई है और पैसे भी आ गए हैं। अब मैं जाकर पूनम के लिए दवा भी ले आऊं। कल भी उसने दवा नहीं खाई थी। रघु दवा लेकर घर चला गया। घर आकर उसने अपनी बेटी की ओर देखा, जो उदास सी बैठी थी। बेटी, देखो, मैं दवा लेकर आया हूँ, दवा खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। पिताजी, आप जानते हैं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। परेशान मत हो बेटी, बस दवा खाओ और आराम करो, दवा तुरंत असर करेगी। बेटी ने रघु की बात मानी और दवा खा ली। कुछ देर वे दोनों चुपचाप बैठे। फिर रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, कल से तुम्हें हर दिन यह दवा मिलेगी, बस तुम स्वस्थ रहो, बस यही मेरी खुशी है। पिताजी, आपको मेरी कितनी चिंता है मैं जानती हूँ। ऐसी ही बातें करते करते दोनों पिता और बेटी सो गए। रघु सुबह अपने खेत पर टोकरी साथ लेकर जाता और टोकरी भरकर गाजर तोड़ता, फिर उन्हें गांव में बेच देता। जंगल के रास्ते पर 2 जिंदगियां आमने सामने थीं। एक तरफ रमेश था, जिसकी सफलता की चमक चोरी और लालच से बनी थी, और दूसरी तरफ मोहन, जिसकी ईमानदारी ने उसे थका तो दिया था पर झुकाया नहीं था। रमेश को देखते ही मोहन ने अपनी फटी चादर सही की, पर रमेश की नजरों में छिपे तानों से वो खुद को नहीं बचा सका। अरे ओ मोहन भाई, कहाँ चले सुबह सुबह अपनी इस बूढ़ी कुल्हाड़ी को लेकर? फिर वही सूखी टहनियां ढूंढने? मरे हुए पेड़ तो अब शमशान में भी नहीं मिलते, तुम अब भी जंगल में उन्हें खोज रहे हो। राम राम रमेश भाई, बस कर्म कर रहा हूँ, नसीब में जो होगा मिल जाएगा। नसीब? अरे भाई, नसीब हाथों की लकीरों में नहीं, कुल्हाड़ी की धार में होता है। देखो मेरी गाड़ी ताजी लकड़ियों से लदी है, शहर पहुंचते ही गड्डियां हाथ में होंगी, और तुम्हारी हड्डियों की गिनती दूर से हो रही है। सुना है कल मंडी से खाली हाथ लौटे थे, बच्चों ने कल भी पानी पीकर रात काटी होगी। मोहन, आंखों में हल्की नमी पर आवाज में सख्ती। मेरे बच्चे क्या खाकर सोए, ये मेरी और मेरे रब की बात है रमेश, पर कम से कम उन्हें ये तो पता है कि उनका बाप किसी के हक की लकड़ी काटकर घर नहीं लाता। रात को जब मैं सोता हूँ तो मुझे परिंदों के उजड़े घोंसलों की चीखें सुनाई नहीं देती। रमेश ताने मारते हुए, आदर्शों से पेट नहीं भरता मोहन,
ये जो तुम ईमान ईमान की माला जपते हो ना, इसी ने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया है। तुम्हारी विमला बेचारी फटी साड़ी सिल सिल कर थक गई है और तुम यहाँ जंगलों में भूत बनकर घूम रहे हो। लोग तुम्हें ईमानदार नहीं, मूर्ख कहते हैं। थोड़ा दिमाग चलाओ, मेरी तरह हरे पेड़ काटो, 2 दिन में घर की छत बदल जाएगी। वरना याद रखना, भूखे पेट वाले की शराफत को दुनिया कायरता कहती है। शायद तुम सही कहते हो रमेश, दुनिया के लिए मैं मूर्ख हूँ, पर जिस दिन मैं अपनी भूख मिटाने के लिए हरे पेड़ काटने लगा, उस दिन मुझ में और तुम में क्या फर्क रह जाएगा। तुम्हारी तिजोरी भर रही है, पर तुम्हारी रूह खाली होती जा रही है। मेरी कुल्हाड़ी सिर्फ लकड़ी काटती है, किसी की दुआएं या किसी जीव का घर नहीं। तू अपनी गड्डियां गिन, मैं अपना सुकून ढूंढता हूँ। जाओ जाओ, ये सुकून तुम्हें ले डूबेगा। शाम को जब खाली हाथ लौटोगे और नन्नू को रोते देखोगे, तब पूछना अपने इस सुकून से कि उसकी कीमत क्या है। फकीर ही रहोगे तुम मोहन, फकीर ही मरोगे। रमेश अपनी बैलगाड़ी को जोर से हाँकते हुए धूल उड़ाता निकल गया। मोहन वहीं खड़ा धूल साफ करता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक अजीब सा संकल्प। उसने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी और उस घने जंगल की ओर कदम बढ़ा गए, जहां आज उसकी परीक्षा होने वाली थी। सूरज अभी ठीक से उगा भी नहीं था कि मोहन की कुल्हाड़ी की ठक ठक जंगल की सन्नाटे को चीरने लगी। शरीर में जान नहीं थी। कल रात सिर्फ आधा गिलास पानी पीकर सोया था, पर हाथों में बच्चों के भूखे चेहरों की याद ने बिजली भर दी थी। पसीना माथे से बहकर आंखों में जा रहा था, पर मोहन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बस थोड़ा और। आज अगर ये गट्ठर बड़ा होगा तो शहर की मंडी में अच्छे दाम मिलेंगे। नन्नू के लिए आज सूजी ले जाऊंगा। बेचारा बच्चा कल रात रोते रोते सोया है। और दीपू की चप्पलें भी तो टूट गई हैं। हे भगवान, बस आज ही लकड़ियां बिक जाएं और कुछ नहीं चाहिए। मोहन बड़ी मशक्कत से लकड़ियों का एक भारी गट्ठर अपने सिर पर उठाता है। उसका शरीर कांप रहा है, पर उम्मीद उसे चला रही है। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी, जिसके बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। मोहनलाल झोपड़ी के पास चला गया। बूढ़ा मोहनलाल की ओर देखकर बोला, अरे तुम कौन हो? देखिए, मैं अपने गांव जा रहा था। रात हो गई है और ठंड भी बहुत है। क्या मैं एक रात आपकी झोपड़ी में रह सकता हूँ? अरे तुम लुटेरे या डाकू तो नहीं लगते। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक रात। सुबह होते ही निकल जाना। मुझे अकेले रहने की आदत है। मोहनलाल ने आधी रात के बाद उस बूढ़े की झोपड़ी में शरण ले ली। रात का समय था। बूढ़ा व्यक्ति झोपड़ी के अंदर गहरी नींद में था, लेकिन मोहनलाल की आंखें उस जादुई पक्षी पर टिकी हुई थीं। क्यों ना इस पक्षी को परखा जाए। क्या राक्षस ने सच कहा था या झूठ? मोहनलाल ने पक्षी से कहा, क्या तुम सच में मुझे धन दे सकते हो? अगर हाँ तो मुझे दिखाओ। मांगो, तुम क्या चाहते हो? जो भी बोलो मैं वो दे दूंगा। अरे ये तो वास्तव में बोलता है। मतलब कि राक्षस सच कह रहा था। मैं इससे कुछ मांग कर देखता हूँ। देखो, मुझे 10 सोने के सिक्के चाहिए। पक्षी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और 10 सोने के सिक्के प्रकट हो गए। अरे ये तो सच में बड़ी बात है। राक्षस ने बिल्कुल सही कहा था। कल जब राधा ये देखेगी तो बहुत खुश होगी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। मैं भी धनवान हो जाऊंगा और फिर किसी गरीब को कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। ये पक्षी मेरी किस्मत बदल देगा। बस अब कोई मुश्किल नहीं रहेगी। मोहनलाल गहरी थकान से सो गया था। वह खुश था कि कल सुबह वह अपने गांव वापस जाएगा और राधा को सब कुछ बताएगा। लेकिन वह बुरा आदमी पूरी तरह से सोया नहीं था। वह चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। ये तो चमत्कारी पक्षी है, क्यों ना इसे चुरा लूं? ये मेरे बहुत काम आएगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने झोपड़ी के पीछे पक्षी को एक टोकरी में छिपा दिया। सुबह जब मोहनलाल जागा, वह पक्षी को न पाकर बुजुर्ग व्यक्ति से बोला, अरे मेरा पक्षी कहाँ गया? तुम्हारा पक्षी तो उड़ गया। मोहनलाल को शक होने लगा। चुपचाप बताओ, मेरा पक्षी कहाँ है? अरे तो चला जा यहाँ से, मैं तुम्हें काट कर फेंक दूंगा। कोई पूछने भी नहीं आएगा। वह समझ गया था कि पक्षी बुजुर्ग आदमी के पास है, लेकिन मोहन बहुत कमजोर दिल का मालिक था। वह बुजुर्ग आदमी की बातें सुनकर डर गया और राक्षस के पास आ गया। ओ राक्षस, बाहर निकलो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकलो। तुमने मुझे धोखा दिया है।
राक्षस तुरंत तालाब से बाहर आकर बोला, अब बताओ क्या हुआ? मैंने तो तुम्हें वह चमत्कारी पक्षी दिया था जो तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर सकता है, तो फिर तुम वापस क्यों आए? अरे क्या पक्षी दिया था? वह तो उड़ गया। मैं रात को सोया था, सुबह उठा तो पक्षी गायब हो चुका था। यह कैसे हो सकता है? वह पक्षी तो अपने मालिक से अलग नहीं हो सकता था। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं तुम्हें वैसा ही दूसरा पक्षी देता हूँ जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए कि बड़ी से बड़ी सेना भी मेरा मुकाबला न कर सके, समझे? राक्षस प्रसन्न हो गया और एक रंगीन चमकती अंगूठी आदित्य को दे दी। यह एक जादुई अंगूठी है जो अब तुम्हारी मिल्कियत है। इसकी खास ताकत से तुम किसी को भी पत्थर में बदल सकते हो और जब चाहो तो उसे वापस भी ला सकते हो। यह शक्ति तुम्हें अपनी मर्जी के अनुसार हर हालात पर काबू पाने का मौका देगी, समझे? मोहनलाल उसी झोपड़ी में वापस लौट आया। दिल में कई विचारों के बादल छाए हुए थे। वह सोच रहा था कि क्या वास्तव में यह सब सच है? क्या यह अंगूठी सच में इतनी शक्तिशाली है? वह बुजुर्ग व्यक्ति के सामने जाकर खड़ा हुआ और गहरी सोच में डूबा हुआ बोला, सुनो, मेरा पक्षी वापस दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। अरे लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। बुजुर्ग की यह बात सुनकर मोहनलाल ने अंगूठी से कहा, लालची बूढ़े को अभी पत्थर बना दो। मोहनलाल के ये कहते ही बूढ़े का शरीर पत्थर में बदलने लगा। वह डर गया और कांपते हुए बोला, माफ कर दो, मैं लालच में आकर उसे चुरा लिया था। वह झोपड़ी के पीछे एक टोकरी में छुपा हुआ है। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। मोहनलाल ने तुरंत झोपड़ी के पीछे जाकर उस टोकरी को खोल लिया। वह पक्षी वहीं था। मैं बताने ही वाला था कि वह बुजुर्ग क्या करने वाला है, लेकिन तुम सो गए। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि तुम भविष्य भी बता सकते हो।